हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। एक आवश्यक बात यह वीडियो प्रश्नोत्तरी नहीं, नोट्स अथवा डायरी वीडियो है जिसमें हमने नोट्स तैयार किए हैं। वीडियो की समय अवधि ना दिखा करें। नोट्स क्वालिटी में समय नहीं, मुख्य पॉइंट अवश्य रखने होते हैं ताकि मॉड्यूल का सार समझा जा सके। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल की प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है। 18 प्रशिक्षण के पश्चात ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो इन मॉड्यूल्स के अंतर्निहित सामग्री के अंतर्गत पूछी जाएगी। इस संदर्भ में हम एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो इस श्रृंखला की अगली कड़ी इस वीडियो के माध्यम से हम जुड़ना चाहेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो का शीर्षक है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 पर आधारित डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 पर आधारित मुख्य बिंदु, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 पर आधारित नोट्स। और आज निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 का नाम है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 के क्या उद्देश्य हैं? इसका उत्तर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का वर्णन, आईसीटी के लाभ बता सकेंगे, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में विभिन्न आईसीटी उपकरणों के उपयोग को पहचान सकेंगे और व्याख्या कर सकेंगे, शिक्षण सामग्री और शिक्षण तकनीक के अनुसार उपयुक्त शिक्षण संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे, आईसीटी शिक्षण सामग्री और शिक्षण शास्त्र के समायोजन पर शिक्षण योजना तैयार कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, शिक्षा मॉड्यूल 5 की सामग्री की रूपरेखा क्या है? इसका उत्तर है आईसीटी की अवधारणा, सामग्री, संदर्भ, शिक्षण के माध्यम, शिक्षण के तरीकों के आधार पर आईसीटी का उपयोग करने का दायरा, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के लिए उपलब्ध विविध ई संसाधन और प्रौद्योगिकी, ई संसाधन और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए मानदंड, आईसीटी एकीकृत और शिक्षण अधिगम योजना। प्रश्न नंबर 3 है शिक्षण आईसीटी का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होते। जिन शिक्षार्थियों के साथ हम काम करते हैं वह भिन्न हैं। उन सभी का सीखने का तरीका भी अलग है। वह बेहतर तब सीखते हैं जब उनके शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां शामिल करने के अवसर मिलते हैं। इसलिए एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण रणनीतियों अपनाने से शिक्षार्थियों को सीखने के अनुभव में वृद्धि होती है। ऐसे अनुभव से यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थियों को दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और कुछ गतिविधियां आधारित उद्दीपक मिल सकें। इसलिए सीखने के संसाधनों की विविधता और बच्चों के स्थानीय वातावरण उनके सीखने के अनुभव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहना मतलब अभिप्राय यह है कि जितने हम ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा और अपने मन मस्तिष्क पर उनको अंकित कर लेगा। प्रश्न नंबर 4 है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है। इस डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन दोनों के लिए जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वह सभी आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, आईसीटी की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 सृजन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, फेरबदल, प्रेषण। और नंबर 6 प्राप्ति।
जिन उपकरण में या जिसमें भी ये 6 बिंदु होंगे तो समझ लीजिए वह आईसीटी उपकरण होगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, आईसीटी के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? उत्तर है इसका डिजिटल समाचार पत्र, स्मार्ट टीवी, बायोमेट्रिक, मेल। ये सभी उदाहरण आईसीटी के हो सकते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आईसीटी के क्या क्या गैर उदाहरण हो सकते हैं? आईसीटी के गैर उदाहरण हैं टेलीफोन, रेडियो, मुद्रित पाठ्य पुस्तक। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये एक सैंपल मात्र हैं। शिक्षण सामग्री, शिक्षण शास्त्र टेक्नोलॉजी को कैसे एकीकृत किया जाए? इसका उत्तर है डिजिटल दुनिया में उन्नति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को और शिक्षण और सीखने के लिए आईसीटी का उपयोग करने के लिए आवश्यक पेशेवर क्षमता युक्त करने की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम में आईसीटी का एकीकरण का अर्थ केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सीखने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में उपयोग करना है। शिक्षकों को समझना चाहिए कि ज्ञान के अधिग्रहण के लिए अधिनियम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र और सामग्री कैसे एकत्र हो। प्रश्न नंबर 9 है, आईसीटी को एकीकृत करते समय किन मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए? इसका उत्तर है विषय वस्तु का स्वरूप, बुनियादी ढांचा एवं मानव संसाधन के संबंध में संदर्भ, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम के तरीके, तकनीक, उपकरण, सामग्री के प्रकार तथा उनकी विशेषताएं। ये सभी आईसीटी के एकीकृत करते समय मानदंड हैं। प्रश्न नंबर 10, आईसीटी को समेकित करते समय विचार किए जाने वाले कौन से मानदंड हैं? इसका सही उत्तर है यह मानदंड 4 प्रकार के हैं जो निम्नलिखित हैं। विषय वस्तु का स्वरूप, संदर्भ, शिक्षण और अधिगम के तरीके, तकनीक, उपकरण, सामग्री। ये 4 बिंदु हैं और इन 4 बिंदुओं के ऊपर ही पूरी मॉड्यूल बना है। प्रश्न नंबर 11, क्या सभी विषय वस्तु के शिक्षण अथवा अधिगम के लिए आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक है? इसका उत्तर है कुछ मामलों में विषय वस्तु के स्वरूप को देखते हुए आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए कैसे नहीं है, देखिए आईसीटी का हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ ही जगह कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। भोजन के बारे में शिक्षित करते समय विद्यार्थियों को तस्वीरों के माध्यम से नहीं बल्कि वास्तविक खाद्य पदार्थ या उनके द्वारा खाने के डिब्बों में लाए गए भोजन या स्कूल में दोपहर में परोसे गए भोजन के माध्यम से समझाना ज़्यादा कारगर साबित होगा, जो उनके पास हैं, वास्तविक रूप से हैं, जो उनको रूबरू बच्चा जानता है। इसी तरह पौधों के अलग अलग भावों को पढ़ाने के दौरान बेहतर यही होगा कि इसे विद्यार्थियों को असली पौधे दिखाए जाएं। साथ ही उन्हें स्वयं एक गमले, बोतल, गिलास में बीज बोने, पौधे को पानी देने, सूरज की रोशनी दिखाने, पूरे अंकुरण प्रक्रिया और बीज से बीज तक यात्रा को देखने और उसका अवलोकन करने के अनुभव को भी दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 हमारा, क्या आईसीटी किसी विशेष सामग्री को सिखाने के लिए आवश्यक है? यदि हाँ, तो किस प्रकार के आईसीटी मीडियम माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए? विषय वस्तु के स्वरूप, मीडिया का चुनाव और इस विशेष मीडिया को चुनने का मूल कारण क्या है? तो इसका उत्तर है हमारा विषय वस्तु के स्वरूप, मीडिया का चुनाव और इस विशेष मीडिया को चुनने का मूल कारण क्या है, इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं से समझते हैं। इसका उत्तर है हमारा क्या है, पॉइंट क्या है, विषय वस्तु भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, कक्षा 8। विषय वस्तु का स्वरूप तथ्यात्मक है। मीडिया का जिसका प्रयोग किया जा सकता है, दृश्य मौलिक अधिकारों की सूची में किसी भी प्रकार की प्रस्तुति जैसे स्लाइड प्रस्तुति, डिजिटल पोस्टर, डिजिटल कार्ड, फ्लैश कार्ड आदि आते हैं।
मीडिया प्रयोग करने का मूल कारण क्योंकि सामग्री तथ्यात्मक है और विद्यार्थियों को केवल मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में एक श्रव्य दृश्य साधन अनावश्यक होगा। छात्रों को केवल दृश्य सामग्री फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर आदि प्रदान की जा सकती हैं। उपरोक्त बिंदु देखने के बाद आईसीटी को उपयोग करने के लिए विषय वस्तु के स्वरूप को समझना आवश्यक है। ये विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु का स्वरूप एक मानदंड है आईसीटी का, ये उसी का है। फिर अब है प्रश्न नंबर 13। इस सामग्री को मोटे तौर पर कितनी व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका उत्तर है इस सामग्री को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 विषय टेक्स्ट, छवि इमेज, ऑडियो श्रव्य, वीडियो दृश्य, संवादात्मक इंटरैक्टिव, एनिमेशन, छद्म परिस्थिति में प्रयोग सिमुलेशन। प्रश्न नंबर 14 है हमारा सामग्री के स्वरूप कौन कौन से हैं? तथ्यात्मक, वैचारिक, प्रक्रियात्मक और अपने विचार प्रक्रिया के बारे में समझ। प्रश्न नंबर 15 हमारा संदर्भ विश्लेषण क्या है? संदर्भ विश्लेषण उस परिवेश का विश्लेषण करने की विधि है जिसमें आईसीटी समर्थकृत विशेष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। संदर्भ विश्लेषण शिक्षण अधिगम की स्थिति के पूरे परिवेश पर विचार करता है। निम्नलिखित बातों पर विचार कर सकते हैं। स्कूल में आईसीटी की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? स्कूल का सहायक तंत्र आईसीटी का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित करता है? ये दूसरा संदर्भ है। ये संदर्भ जो है ये मानदंड है, आईसीटी का मानदंड है हमारा दूसरा। तो स्कूल में आईसीटी का कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? स्कूल का सहायक तंत्र आईसीटी का उपयोग करने के लिए कितना प्रेरित करता है? शिक्षकों के पास कौन सी आईसीटी दिखाए गए हैं? क्या सभी विद्यार्थी आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं? क्या उपलब्ध सुविधाएं और विद्यार्थियों की सुविधाओं के आधार पर आईसीटी उपकरण चुने गए हैं? कक्षा के माहौल का विश्लेषण करते हुए समय, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है हमारा बुनियादी ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है? बुनियादी ढांचे के अंतर्गत सामान्य ढांचा आता है जैसे बिजली, प्रक्षेपण प्रणाली, प्रोजेक्शन सिस्टम, इंटरनेट, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि की उपलब्धता है। प्रश्न नंबर 17 हमारा मानव संसाधन से क्या आशय है? मानव संसाधन से आशय है शिक्षकों तकनीकी जानकारी की उपलब्धता, आईसीटी को ठीक तरीके से समझा पाने में शिक्षक की योग्यता आदि। प्रश्न नंबर 18 है हमारा शिक्षार्थी के बारे में विचार करने वाले मानदंड कौन से हैं? शिक्षार्थी के बारे में और समय के जो ऊपर दिया था मानदंड ये अलग अलग हैं। शिक्षार्थी के बारे में विचार करने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं। जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, सामाजिक, ये शिक्षार्थी के मानदंड हैं। प्रश्न नंबर 19 आईसीटी का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के कितने आयाम हैं? ये आईसीटी के आगे ये आयाम निम्नलिखित हैं। जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक और पूर्व ज्ञान, भावात्मक, सामाजिक और नंबर 4 दैहिक। प्रश्न नंबर 20 है हमारा दृष्टिबाधित छात्रों को शैक्षिक संसाधन प्रदान करते समय जानकारी को उस तक सख्ता पहुंचाने में कौन सी आईसीटी का प्रयोग किया जा सकता है? मतलब हमें दृष्टिबाधित छात्रों को जो जानकारी देना कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है टेक्स्ट टू स्पीच आईसीटी उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण अधिग्रहण के विभिन्न तरीकों के क्रियान्वयन में आईसीटी कैसे सहयोग देता है अथवा आईसीटी उपकरण मीडिया कब कारगर साबित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा आईसीटी उपकरण मीडिया केवल तभी कारगर साबित होते हैं जब इसका उपयोग विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम पद्धति के साथ उचित रूप से किया जाता है।
उदाहरण के लिए यदि शिक्षक धातु और अधातु की अवधारणा को सिखाना चाहता है तो उसके संदर्भ के अनुसार किसी भी एक पद्धति को चुना जा सकता है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि एक समूह गतिविधियों द्वारा रखी गई वस्तुओं के बीच तुलना और अंतर कराकर धातु और अधातु को परिभाषित किया जाए। प्रश्न नंबर आगे बढ़ने से पहले अब वक्त है हमारा सवाल आपका जवाब। सवाल है 1098 हेल्पलाइन किसके लिए उपयोगी है। अगर आपको इसका उत्तर देना है तो आप कमेंट में जा कर के लिख सकते हैं। ऑप्शन ए बच्चों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए। जो भी आपको उचित लगे उसका जवाब कमेंट में लिखें। अगर आपको वीडियो का एक प्रश्न भी अच्छा लगा हो या वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 22, ई सामग्री या तकनीकी यंत्रों का चयन करते समय शिक्षकों द्वारा विचार किए जाने वाले मानदंड कौन से हैं। तो उसका उत्तर है ई सामग्री या तकनीकी यंत्रों का चयन करते समय शिक्षकों द्वारा विचार किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं। लक्षित समूह, विषय, शैक्षणिक विवेचन, प्रस्तुति, तकनीकी, प्रशासनिक विचार। प्रश्न नंबर 23 हमारा, कई मोबाइल ऐप हैं जो शिक्षण अधिगम को सुधारने में मदद करते हैं, वे कौन से हैं। उसका उत्तर है हमारा एंटोनी 4D, ऑनलाइन लाइव, क्यूवर, स्काई व्यू फ्री, आर्ट्स एंड कल्चर, स्टार ट्रैकर, PHIT, स्टॉप मोशन ऑफ एनिमेशन, स्ट्रीट व्यू, काहोत। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, ICT के माध्यम से कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाएं जो सीखने की प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर सकते हैं। इसका उत्तर है कुछ सामान्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं हम देखते हैं। जियोजेब्रा, के हंगमान, कलजियम, एवोगेड्रो, भुवन, जी कंप्राइज एजुकेशनल सूट, ऑडासिटी, ओपन सोर्स वीडियोस एडिटर, फ्री प्लान, GIMP, टर्टल ब्लॉक, स्क्रैच, टक्सपेंट। प्रश्न नंबर 25, ई पाठशाला। आपने ई पाठशाला आजकल बहुत चल रहा है तो उसके बारे में देखिए। ई पाठशाला होती क्या है। हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए संसाधन उपलब्ध करता है। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार है। प्रश्न नंबर 26 हमारा, ओपन एजुकेशनल रिसर्च OER क्या है। उत्तर है इसका, यह फोन पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक स्ट्रीमिंग, वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। अभिगमन में मदद करता है। अभिगमन। प्रश्न नंबर 27, ए सामग्री सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। प्रश्न नंबर 28, ICT कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। इसका उत्तर है श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील राजनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 29, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। इसका प्रश्न है अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स, जय हिंद।